आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन हॉरर एक्सॉर्सिज्म मूवी जिसका नाम है द रिचुअल। ये जो मूवी है वो फादर थियोफिलस के केस के ऊपर बेस्ड है और फादर जोसेफ के केस के ऊपर भी 1928 में एमा श्मिट्स के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक बीमंस ने कब्जा कर लिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हमको ये बताया जाता है कि ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है और ये अमेरिका की सबसे डरावनी पजेशन घटनाओं में से एक मानी जाती है। और इस घटना को फादर जोसेफ टाइगर द्वारा लिखा गया था। और एक बात और, ये घटना असल में 1928 की है, तो कहानी भी तब की ही होगी। जिसके बाद हम मूवी के इंट्रो को देखते हैं जहाँ पे फादर जोसेफ जो कि एक पोजेस्ड हुई लड़की से लड़ रहे होते हैं। ये पोजेस्ड हुई लड़की दिखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और डरावनी थी। खैर, अब इसके बाद हम 9 दिन पहले के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। अब फादर जोसेफ चर्च के अंदर अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। वो सभी लोगों को अपने भाई की मृत्यु के बारे में बताते हैं जो कि रिसेंटली हुई थी। दरअसल उनके भाई ने खुद को ही खत्म कर लिया था और इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान थे। साथ ही साथ इन्हीं चीज़ों की वजह से फादर जोसेफ का फेथ कमज़ोर पड़ते जा रहा था। खैर, यहाँ फादर जोसेफ को कई सारे लोग मानते थे। इसके बाद में सीन चेंज होता है जहाँ वो चर्च के अंदर एक सिस्टर से मिलते हैं जिसका नाम रोज़ है। अब फादर अपने कुछ काम करने लगते हैं कि तभी वहाँ पे बिशप आ जाते हैं और बिशप जोसेफ के लिए कुछ काम लेकर आए थे। बिशप यानी कि चर्च के जो हेड होते हैं वो उसे एक लड़की के बारे में बताते हैं जिसका नाम है एमा स्मिथ। दरअसल एमा को ढेर सारी मेंटल प्रॉब्लम्स थी। उसका कई सारे डॉक्टर्स ने इलाज किया लेकिन सभी असफल रहे। अब यहाँ उसे एग्जॉर्सिज्म की सख्त ज़रूरत थी और यही बात बिशप जोसेफ को बता रहे थे। जोसेफ ये पूछता है कि क्या उसे ये एग्जॉर्सिज्म करना होगा, जिस पर बिशप मना करते हैं। जोसेफ को तो खाली यहाँ पर किसी का साथ देना था और असली एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे फादर थियोफिलस जो कि एक एग्जॉर्सिस्ट होते हैं। जोसेफ ये कहता है कि शायद इस लड़की को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, लेकिन बिशप जानते थे कि कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ साइंस के परे है। उसके अंदर एक डीमन का वास था। अब बिशप जोसेफ को बताते हैं कि उस लड़की का एड्रेस इसी फाइल में है जो कि बिशप ने उसे दी है और जिसके बाद में बिशप वहां से चले जाते हैं और वो ये काम करने वाला था। और अब बस बिशप यही चाहते थे कि वो इस काम को करे और इतना कहकर वो वहां से चले गए। बेसिकली ये एक ऑर्डर था। अब थोड़ा सोचने के बाद में फादर जोसेफ मान गया था और उसने एमा की फाइल को देखा और फिर उसे चर्च में लाने का इंतज़ाम करा। जिसके बाद उसे चर्च लाया गया जहां पर एमा की आंखों पर पवित्र पट्टी बांधी गई। इसके बाद जोसेफ जो होता है वो फादर थियोफिलस से मिलने जाता है जो कि चर्च में ही बैठे हुए थे। अब जोसेफ को यहाँ आने में थोड़ी देरी हो गई थी और इसलिए वो थियोफिलस से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि फादर थियोफिलस अभी स्टेशन पर होंगे। अब यहाँ थियोफिलस ये कहने लगता है कि जो डीमन एमा के अंदर है वो उनकी चाल को नाकामयाब करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उन्हें उससे बचना होगा। अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। खैर, अब ये लोग मदर सुपीरियर के पास में जाते हैं जो कि एमा की ही फाइल को देख रही थी। मदर सुपीरियर और ये लोग एमा के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसी बीच वहां पर रोज आ जाती है जो कि घबराई हुई थी। वो ये बताती है कि एमा खाना नहीं खा रही है और तो और सबसे बड़ी बात कि वो बिल्लियों की तरह हिसिंग आवाज कर रही है। और ये सुनकर फादर जोसेफ थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि रोज उसके काफी करीब थी। अब फादर थियोफिलस ये कहने लगते हैं कि क्या उसने खाने को पहले ब्लेस किया था। तब यहाँ धीरे से फादर जोसेफ ये कहता है कि उसे ये करने की ज़रूरत नहीं है और वो जाएगा एमा से मिलने के लिए। जिसके बाद में वो एमा से मिलने जाता है और एमा सहमी सी बैठी हुई थी।
वो फादर जोसेफ से अच्छे से बात भी करती है और यहाँ पर जोसेफ को एमा के कुछ लेटर्स मिलते हैं जिसके बारे में एमा बताती है कि उसने ये लेटर्स अपनी माँ के लिए लिखे थे, लेकिन अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और वो उन लेटर्स को अपनी माँ की ग्रेव के ऊपर रखना चाहती है। यहाँ पर एमा को देखकर फादर जोसेफ को इतना कुछ नहीं लगता कि एमा को एग्जॉर्सिज्म की ज़रूरत है, बल्कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी कंडीशन एक साइकोलॉजिकल कंडीशन थी, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ पर फादर थियोफिलस के पास आकर बताता है कि एमा को साइकोलॉजिकल दिक्कत है और उसे एग्जॉर्सिज्म की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फादर थियोफिलस ये बताता है कि नहीं, उसकी दिक्कत साइकोलॉजिकल नहीं है, उससे कई ज़्यादा बढ़कर है। लेकिन जोसेफ ये कहने लगता है कि उसका एक बचपन का फ्रेंड है जो कि अब डॉक्टर बन चुका है और एक बार एमा को उससे चेकअप करवाना चाहिए, जिसके चलते उसे शांति मिलेगी। ये सुनकर थियोफिलस कहता है कि अगर वो यही चाहता है तो वो ये कर सकता है और उसके मन की शांति के लिए ऐसा करना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसका फेथ एग्जॉर्सिज्म में पक्का होना चाहिए। लेकिन होता ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता और सीन अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर मदर सुपीरियर और दूसरी सिस्टर्स सभी साथ में थे, जहाँ पर आज वो पहला रिचुअल एमा के ऊपर परफॉर्म करने वाले थे। और ये जो एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस होती है ना, वो एक बार की नहीं होती। यहाँ पर कई सारे एग्जॉर्सिज्म लग सकते हैं एक डीमन को हटाने के लिए। खैर, अब यहाँ फादर जोसेफ का काम था कि डीमन जो भी बोले वो उसे नोट करे, चाहे वो लैटिन भाषा हो या फिर कोई और। यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो भी उसको नोट करना पड़ेगा। अब इसके बाद पहला रिचुअल शुरू होता है, जहाँ पर रिचुअल के दौरान डीमन को तकलीफ हो रही थी, लेकिन रिचुअल के बीच में ही एमा अपनी गर्दन को मोड़ देती है, जिससे कि वो बेहोश हो गई थी और इसलिए उन लोगों को रिचुअल रोकना पड़ता है। और ये देखकर फादर जोसेफ कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था और उसके अंदर अभी भी एक चीज चल रही थी कि एमा को उन्हें डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। जोसेफ के मन में इतना डाउट इसलिए था क्योंकि आज से पहले वो किसी भी तरह के एग्जॉर्सिज्म में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि फादर जोसेफ जो होता है वो बाहर आया हुआ था, जहां पर वो फादर थियोफिलस को एमा से बात करते हुए देखता है। अब रात में ये लोग दोबारा रिचुअल शुरू करने लगते हैं, जहां पर सिस्टर्स फादर थियोफिलस के साथ काम कर रही थीं, प्रेयर्स और चंट कर रही थीं। लेकिन इसी बीच एमा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो फादर थियोफिलस को घूरने लगती है, लेकिन थियोफिलस अभी भी एग्जॉर्सिज्म पर ही काम कर रहा था। तो उसके बाद दूसरा नंबर आता है फादर जोसेफ का, जिसको एमा पकड़ लेती है और वो उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है। वो उसके हाथ को लिक कर रही थी और यहाँ फादर जोसेफ अब खुद को आज़ाद करता है। और तीसरा शिकार यहाँ पर एमा सिस्टर रोज को बनाती है, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर थी। वो उसके बालों से उसे पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठा देती है, जिससे होता ये है कि फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि रोज के सर के कुछ बाल जो होते हैं वो उसके स्कैल्प के साथ ही बाहर आ गए थे। अब ये सब होने के बाद में ये लोग दोबारा से ये एग्जॉर्सिज्म रोक देते हैं, लेकिन इस बार फादर जोसेफ को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, क्योंकि बात यहाँ पर रोज की आ गई थी। इसलिए वो रात को फादर थियोफिलस के पास जाता है। उसे ये कहता है कि अब वो इसमें किसी और को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इससे लोगों को चोट पहुंच सकती है। लेकिन थियोफिलस समझदार था, वो समझ गया था कि मैटर क्या है। वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर सिस्टर रोज नहीं आ सकती तो उसकी जगह उन्हें किसी और को लाना होगा। उसकी बातें सुनकर फादर जोसेफ वहां से चला जाता है। अब अगले दिन फादर जोसेफ सिस्टर रोज से मिलने जाता है, जहां पर रोज ये बताती है कि अब वो थोड़ा सा ठीक है और डॉक्टर ने उसको एक सॉफ्ट बैंडेज लगाई है। अब तभी सिस्टर फादर के सामने ये कहने लगती है कि जब ये सब कुछ हुआ था तब उसको पता था कि एमा उसके बस में नहीं है, वो डीमन के बस में है। लेकिन इसके बावजूद उसे एमा के ऊपर काफ़ी गुस्सा आया, जो कि आना नहीं चाहिए था। और तो और उसके मन में एक ख्याल आया
कि शायद गॉड एमा को पनिश कर रहे हैं, या फिर एमा के जरिए गॉड रोज को पनिश कर रहे थे। रोज ने कभी भी इतनी ज्यादा करवाहट किसी के लिए महसूस नहीं की थी, और इससे वो काफी ज्यादा शर्मिंदा भी होती है, जिस पर फादर जोसेफ ये कहने लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब उनके लिए काफी नया है और वो इसके लिए शायद ठीक से तैयार भी नहीं थे। तो ये सब भूल जाओ। अब यहाँ जोसेफ सिस्टर रोज के लिए प्रेयर पढ़ता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन जो होता है वो थर्ड रिचुअल पर तीसरे दिन पर आता है, जहाँ पर रोज के बदले एक नई सिस्टर आ गई थी, लेकिन वो एमा को देखते ही डर जाती है। तब उसकी साथी सिस्टर यानी कि नन उसको हिम्मत देती है। खैर, यहाँ पर फादर ने एमा को बेड से बांध दिया था ताकि अब वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए। खैर, अब इसके बाद फादर थियोफिलस अपनी प्रेयर स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद एमा के अंदर के डीमन को तकलीफ हो रही थी। वो उल्टी करने लगती है और अचानक एमा की बॉडी वाइब्रेट होने लगी थी, जहाँ पर दोनों सिस्टर्स उसको संभालती हैं। यहाँ पर एमा की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई थीं और एमा अपनी गर्दन घुमा देती है और एकदम शांत हो जाती है कि तभी चेयर्स अपने आप हिलने लगी थी। और यहाँ एमा के अंदर का डीमन ये कहता है कि वो सभी पापी हैं, सिनर्स हैं और अपने सिंस को छुपा रहे हैं, और यहाँ उन्हें ये एग्जॉर्सिज्म रोकना पड़ता है। जिसके बाद फादर थियोफिलस अकेला बैठा हुआ था, जहाँ पर फादर जोसेफ आता है और अपने सवालों के जवाब मांगता है कि आखिर हुआ क्या था, वो ये सब क्या कह रही थी। जिस पर फादर थियोफिलस उसको कहता है कि वो एमा नहीं, उसके अंदर का शैतान था। और यहाँ थियोफिलस ज्यादा बात नहीं करता और वहां से निकल जाता है। अब रात में जब जोसेफ सो रहा होता है, तब उसे कुछ आवाज आती है, जिस वजह से वो उठ जाता है। और अगले दिन भी जोसेफ को बार बार एमा की ही झलक दिखाई दे रही थी, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने ऐसा कभी पहले कुछ देखा ही नहीं था। अब इसके बाद सीन आता है फोर्थ रिचुअल पर, जहां पर ये लोग रिचुअल को फिर से शुरू करते हैं। अब यहाँ सिस्टर जो होती है वो अपने हाथों में एक चैपलेट को रख लेती है, यानी कि रोजरी बीड्स वाला जो नेकलेस होता है ना, उसको, ताकि वो प्रेयर्स करती रहे, क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। जिसके बाद में फादर थियोफिलस अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। अब अचानक से एमा उल्टी करने लगती है और तब फादर बकेट मांगता है। यहाँ फादर इस डीमन से उसका नाम पूछने लगता है, लेकिन वो डीमन कहता है कि पहले चैपलेट को वो नीचे रखे। लेकिन फादर थियोफिलस कहता है कि यहाँ पर कोई चैपलेट नहीं है। तब सिस्टर के पास से चैपलेट निकलता है, जिसे फादर नीचे रखवा देता है और फिर डीमन से उसका नाम पूछता है। लेकिन डीमन फादर जोसेफ को मैनिपुलेट करने लगा था। फिर वो उसके दुख को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कहता है कि जोसेफ का जो भाई है वो अभी भी लटक रहा है क्या। तभी फादर थियोफिलस उससे उसका नाम पूछने लगता है, और यहाँ पर वो डीमन जर्मन में बात कर रहा था या फिर शायद लैटिन में। और तभी अचानक से एमा उल्टी करने लगती है और उसकी उल्टी के अंदर एक मीट का टुकड़ा निकला था। अब अपने मृत भाई की बात सुनकर फादर जोसेफ परेशान हो चुका था और वो वहां से दूसरे कमरे में आ गया। जिसके बाद अगले दिन जोसेफ जो होता है वो अपने भाई की चीजों को देख रहा होता है, जिसमें सेंट माइकल का लॉकेट था। सेंट माइकल बाइबल के अंदर एक पावरफुल एंजल है, जो कि गॉड की आर्मी के लीडर भी हैं। खैर, अब यहाँ से जोसेफ को अपने भाई की तस्वीर मिलती है, जो कि बचपन की तस्वीर थी। अब इसके बाद वो एमा से मिलने जाता है खाना देने के लिए। वहां पर उसे एक नोट मिलता है जो कि एमा ने लिखा था, जिसके अंदर ये लिखा था कि अगर वो उसे उसके हवाले कर दे तो वो यूज क्या देगा। और ये लाइन जुडास से रिलेटेड थी। जुडास जो था वो असल में जीसस क्रिस्ट के शिष्यों में से एक था, लेकिन उसने 30 सिल्वर कॉइन्स के बदले जीसस क्रिस्ट को धोखा दिया था। खैर, इस नोट को जोसेफ जो होता है वो सिस्टर रोज को दिखाता है, और यहाँ पर वो समझ जाता है कि जुडास एमा के अंदर है। खैर, इसके बाद सीन बदलता है, जहाँ पर वो लोग एमा पर 5th रिचुअल शुरू करते हैं।
रिचुअल शुरू करने से पहले जब एम्मा को चेक किया जाता है, तब उसकी बॉडी पर ढेर सारे ब्लड स्पॉट्स थे जो कि बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। मे बी डीमन ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन तभी फादर थियोफिलस एम्मा को बांधने लगते हैं। लेकिन जोसेफ ये कहता है कि वो लोग एम्मा की कंडीशन को और खराब बनाते जा रहे हैं। क्या वो रुक नहीं सकते? उसका दोस्त 1-2 दिन में वापस आ जाएगा और शायद उसे डॉक्टर की ही जरूरत हो। लेकिन थियोफिलस कहता है कि अगर वो रुके तो शायद एम्मा बचे ही ना। और इसके बाद वो रिचुअल शुरू कर देते हैं। रिचुअल के दौरान एम्मा उठती है और उन लोगों को घूरने लगती है। लेकिन यहाँ फादर थियोफिलस नहीं रुकते। तब एम्मा लैटिन भाषा में कुछ कहने लगती है। तब डियोफिलॉस उसकी बातों का जवाब देता है। अब यहाँ एम्मा जो होती है वो बिल्कुल बेकाबू होती जा रही थी और वो बेड को भी तोड़ देती है। सिस्टर्स उसको संभाल रही होती हैं, लेकिन एक सिस्टर के हाथों को एम्मा अपने नीचे क्रश कर देती है। यह देखकर जोसेफ रिचुअल रुकवाता है और सबको बाहर भेजता है। इसके बाद वो थियोफिलस से आर्ग्यू करने लगता है कि यह सब उन्हें रोकना होगा, क्योंकि उसे लगता है कि एम्मा को साइकायाट्रिस्ट या फिर डॉक्टर की सख्त जरूरत है। तब थियोफिलस कहता है कि ये सब वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका फेथ कमजोर पड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर फादर जोसेफ अपनी बातों पर अड़ चुका था और टैब जाकर थियोफिलस उसको समझाता है और एक बात बताता है। दरअसल थियोफिलस को पहले भी बुलाया गया था एम्मा की मदद के लिए, जब एम्मा एक छोटी बच्ची थी, और उसकी माँ ने उसे तब बुलाया था जब थियोफिलस नया नया एग्जॉर्सिस्ट बना था और उसके पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, ना ही एक्सपीरियंस था। लेकिन उसे पता था कि वो पॉजेस्ड है, यानी कि एम्मा पोजीशन में थी। लेकिन उन्हें उसे अकेला छोड़ना पड़ा क्योंकि उस समय थियोफिलस को ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, जिसके बाद एम्मा को डॉक्टर के हवाले ही कर दिया गया था। एम्मा थियोफिलस को लेटर लिखती थी कि अब वो रिकवर कर रही है और ये काफी अच्छी बात थी। लेकिन वो डीमंस उसके अंदर ही थे और वो सही समय का इंतजार कर रहे थे और ताकतवर हो रहे थे। और जब एम्मा ने अपनी पढ़ाई खत्म की, तब उसकी माँ खत्म हो गई और या ही उन डीमंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अंदर से कमजोर हो गई थी, टूट गई थी। और ये डीमंस इसी बात का फायदा उठाते हैं। जोसेफ पूछता है कि उन्होंने एम्मा को क्यों चुना, जिस पर फादर बताता है कि एम्मा एक सेंसिटिव लड़की है और ऐसे में डीमंस के लिए किसी के ऊपर काबू करना इजी हो जाता है। अब फादर थियोफिलस कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में रिचुअल को जारी रखना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद एम्मा बचेगी नहीं। अब सीन अगले दिन पर आता है, जहां पर फादर जोसेफ एम्मा के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था। उसे पता चलता है कि एम्मा की माँ की बहन मीना और उसके फादर जैकब विचक्राफ्ट करते थे और उन्होंने कई बार एम्मा को शापित खाना बीएचआई दिया था। और उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मीना और एम्मा के पिता जेकब का अफेयर था। और ये सब रूमर्स थे, कितने सच थे किसी को भी नहीं पता। खैर, इसी बीच सिस्टर सारा जो होती है वो वहां पर आती है, जो कि फादर को एम्मा के कमरे में ले जाती है, जहां पर वो नैकड होती है और उसने खुद को काफी जख्मी कर दिया था। तभी फादर थियोफिलस वहां पर आकर एम्मा को कपड़े से ढक देते हैं। खैर, अब इसके बाद में सीन चेंज होता है, जहां पर मदर सुप्रियर इन सब चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एम्मा की वजह से सारी सिस्टर्स ट्रॉमा में हैं और तो और वह काफी वायलेंट भी हो चुकी थी। मदर सुपरियॉनर थियोफिलस को 1 हफ्ते का वक्त देती है और साथ ही साथ अब ये लॉग एमा को एक सेलर के अंदर रखने लगते हैं, क्योंकि एक कमरे के अंदर सबके बीच रखना एमा को खतरे से खाली नहीं था। खैर, अब सीन बदलता है, जहां पर फाइनली जोसेफ का दोस्त, जो कि डॉक्टर था, वह वहां पर आकर एम्मा को चेक करता है। वह यह बताता है कि एम्मा खाली भूखेमारी का शिकार है और उसे पानी की जरूरत है, डिहाइड्रेटेड है और उसको आराम करने की सख्त जरूरत है। दूसरी ओर हम रोज को देखते हैं, जो कि गुस्से से पागल होती जा रही थी।
और ये सब चीज़ें डीमन ही उससे करवा रहा था और वो उसके गुस्से की भावना को जगा रहा होता है और वो यह सब इसीलिए कर रहा था ताकि उनका फेथ कमज़ोर पड़ जाए और वो रिचुअल में सक्सेसफुल न हो। अब इसके बाद हम फादर जोसेफ को देखते हैं जो कि चर्च में प्रेयर कर रहा था कि तभी उसे एमा बार बार दिखाई दे रही थी। डीमन उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर बिशप मिलने आते हैं और उसे एमा की कंडीशन पूछते हैं। जोसेफ बताता है कि एमा की कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है। तब बिशप उसको यह कहता है कि वह एक पैरिश फादर है और उसे हिम्मत रखनी चाहिए। इसके बाद फादर जोसेफ को चर्च के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर उनसे मिलने सिस्टर रोज आती है और वो यह बताती है कि जिसका हाथ एम्मा ने क्रश कर दिया था उसे आराम की ज़रूरत है और इसीलिए उसकी जगह वो आएगी। अब सीन आता है सिक्स्थ रिचुअल पर जहाँ पर ये रिचुअल शुरू हो जाता है। लेकिन रिचुअल करने के दौरान डीमन दोबारा जोसेफ को उसके भाई की मौत के लिए चिढ़ाने लगता है जिसको देखकर फादर जोसेफ का दिमाग खराब हो गया था और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एम्मा बेहोश हो जाती है लेकिन असल में वह डीमन की चाल थी। यहाँ पर एम्मा खुद को आज़ाद करके दीवार पर चढ़ जाती है लेकिन फादर थियोपिजिलस उसको शांत करता है। अब सीन चेंज होता है जहाँ मदर सुपीरियर प्रेयर कर रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, यानी कि अब चर्च के अंदर भी डरावनी घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी। अब दूसरी ओर हम थियोफिलस को देखते हैं जहाँ पर फादर के रूम में एक डेमोनिक फिगर आती है जो कि लैटिन में उससे बात कर रही थी और ये डेमन फादर थियोफिलस की हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिस्टर रोज पॉजेस्ड हो गई थी जहाँ पर सिस्टर रोज पोजेशन की हालत में शीशे में खुद को घूर रही थी और इससे मिरर टूट जाता है। लेकिन तभी उसकी साथी सिस्टर उसे रोक लेती है और तब जाकर रोज होश में आती है। इसके बाद में जोसेफ जो कि अपने भाई के बारे में ही सोच रहा था उसे एम्मा अपनी रूम में दिखने लगती है और इससे जोसेफ काफ़ी डर गया था। तभी उसे उसके हाथों में एक सेंसेशन फील होती है और यह वही हाथ था जिसे एम्मा ने लिख किया था और यहाँ पर जोसेफ के हाथों में ऐसा लग रहा था कि जैसे स्किन के अंदर पानी बह रहा हो और इसे जोसेफ को काफ़ी दिक्कत होती है और इसी के चलते वो अपना हाथ काटने की कोशिश करता है और ये सब डीमन कर रहा होता है क्योंकि डीमन उन सभी का फेथ कमज़ोर कर रहा था। एबिगेल दिन जोसेफ थियोफिलस से मिलने जाता है जहाँ पर वो उसको सारी बात बताता है। वो बोलता है कि किस तरह से एम्मा उसको हर्ट कर रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि एम्मा को उसके भाई के बारे में कैसे पता। तो जोसेफ जो होता है वो थियोफिलस को अपने भाई के बारे में बताता है जिसने खुद को ख़त्म कर लिया था और उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो दाढ़ में था। लेकिन इस बारे में उसने कभी किसी से बात नहीं की और जब तक इसके बारे में पता चला तब तक काफ़ी देर हो गई थी। उसने खुद को ख़त्म कर लिया था। अब यहाँ थियोफिलस उसको समझाता है कि डीमन का काम ही ये होता है फेथ को कमज़ोर करना और वो यूज़ चीज़ को ट्रिगर करते हैं जिस वजह से इंसान दर्द में आता है और यहाँ पर डीमन वही उनके साथ कर रहा था। फादर थियोफिलस बताता है कि उन्हें अपना फेथ मजबूत रखना होगा तभी वो डीमन से लड़ पाएंगे, नहीं तो वो फेल हो सकते हैं। दरअसल फादर थियोफिलस ने भी अपनी सिस्टर को खोया था और उसका दर्द उसके ऊपर कई सालों तक रहा था लेकिन उसने इस चीज़ से मूव ऑन कर लिया है। लेकिन जोसेफ कहता है कि वो ये सब कैसे करेगा। तब फादर थियोफिलस उसको समझाते हैं कि सिस्टर्स, नन्स, मदर सुपीरियर और वो के वॉरियर्स की तरह हैं क्योंकि कोई भी एम्मा का केस लेने के लिए रेडी नहीं था लेकिन मदर सुपीरियर ने इसको लिया और फादर जोसेफ ने भी साथ दिया। वो भी बिल्कुल एक वॉरियर की तरह, बिल्कुल सेंट माइकल की तरह। सेंट माइकल से फादर जोसेफ को याद आता है कि उसे उसके भाई के पास सेंट माइकल का ही लॉकेट मिला था और यह जोसेफ में थोड़ी बहुत अब हिम्मत आती है क्योंकि उसके भाई का नाम भी माइकल ही था। जिसके बाद हम एम्मा को देखते हैं जो कि पानी पीने की कोशिश कर रही थी लेकिन डीमन उसे पानी पीने नहीं देता। जिसके बाद थियोफिलस उसे बाहर ले जाता है जहाँ पर वो थियोफिलस को अपनी माँ के लिए लिखे हुए लेटर्स देती है ताकि वो उसकी माँ की ग्राव पर उनको रख सके। लेकिन थियोफिलस कहता है कि ये काम वो खुद करेगी और यहाँ पर वो उसको हिम्मत देता है कि उसे बचना होगा, जिंदा रहना होगा। लेकिन एम्मा के जोर देने पर वो उन लेटर्स को रख लेता है। अब इसके बाद शुरू होता है
एक और रिचुअल। रिचुअल के दौरान एम्मा बेकाबू हो रही थी और यहाँ पर हमको पता चलता है कि एम्मा के अंदर मल्टीपल डीमंस थे। अब तभी इन सभी नन्स में से हम सिस्टर कमीलिया नाम की एक नून को देखते हैं, जो कि एक स्पेनिश सिस्टर होती है। डीमन कमीलिया को मैनिपुलेट करने लगता है, लेकिन उसका फेथ काफ़ी स्ट्रांग था, इसलिए वो मैनिपुलेट नहीं होती। लेकिन डीमन कमीलिया को बिस्तर से दबा देता है और तभी वहाँ पर मदर सुपीरियर आ जाती है, जहाँ पर डीमन उसके ऊपर भी वही मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजी ट्राई करता है, लेकिन मदर सुपीरियर को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिसके बाद सभी लोग बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन इसी बीच एम्मा वहाँ से भाग जाती है। सिस्टर यह बात सभी को बताती है, जिसके बाद सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। वो उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर थियोफिलस के सामने वही डीमन दोबारा आया था। दूसरी और रोज और बाकी सिस्टर्स एम्मा को ढूंढ रही थी और यहाँ फादर जोसेफ को एम्मा मिल जाती है, जो कि बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी से फादर थियोफिलस को बुलवाता है, फिर फादर वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन तभी एम्मा की सांसें बंद हो गई थी और इससे सभी लोग सहम जाते हैं। अब तभी फादर थियोफिलस एम्मा की बैक पर थपथपाने लगते हैं, जिसके बाद उसके मुंह से कुछ सब्सटेंस निकलता है, जिसके बाद एम्मा होश में आ जाती है, लेकिन डीमन अभी भी उसके ऊपर हावी था। अब एम्मा कंट्रोल से बाहर हो रही थी और तब जाकर फादर थियोफिलस एक्सोर्सिज्म फिर से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर थियोफिलस जो होता है वो डीमंस का नाम तो लेता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एम्मा के अंदर 2 स्पिरिट्स भी मौजूद थी, जो कि मीना और उसके पिता जेकब की थी। साथ ही साथ उसके अंदर जूडस, एस्मोडियस, सेटन, लेवियथन और बील्ज़ेबब भी थे और यही सारी चीज़ें उसके अंदर थी, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। लेकिन यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म फेल हो जाता है क्योंकि डीमंस बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, इतना कि वो पूरे कॉन्वेंट को हिलाकर रख रहे थे। यहाँ तक कि कॉन्वेंट की दीवारें भी क्रैक हो गई थी। तब फादर जोसेफ बाइबल को उठाता है, जिसमें सेंट माइकल का पेज खुला हुआ था और यह गॉड का ही एक इशारा था। जिसके बाद जोसेफ सेंट माइकल के नाम पर एक्सोर्सिज्म शुरू करता है और इसके बाद डीमन काफ़ी तड़पने लगता है। देखते ही देखते सब कुछ शांत हो जाता है और डीमंस एम्मा की बॉडी को छोड़कर चले जाते हैं। ये देखकर थियोफिलस खुशी के मारे रो पड़ता है, क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अब यहाँ पर हुमेन बताया जाता है कि एम्मा रियल में थी, जहाँ पर बहुत से लोग ये मानते थे कि एम्मा की कंडीशन साइकोलॉजिकल और मेडिकल है, लेकिन काफ़ी लोग मानते थे कि वाकई में एम्मा के अंदर कई सारे डीमंस थे, सेटन खुद था। लेकिन ये सब होने के बाद एम्मा ने अपनी ज़िंदगी पीसफुली जी और आगे फादर जोसेफ और थियोफिलस ने अपने इस काम को चालू रखा, यानी कि अपने मरते दम तक, और मरते दम तक उनका फेथ बिल्कुल जिंदा था। और आगे थियोफिलस टाइम मैगजीन के अंदर भी आया था और जोसेफ के नोट से कई सारे आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्री भी लिखी गई थी। और इसी के साथ में यह खतरनाक रिचुअल मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी द रिचुअल फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी।